Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the problem related to renal system. ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट टॉपिक बीपीएच कंप्लीट किया था. ठीक है, उसी के आगे हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव मेनली जो है यहाँ पर रीनल सिस्टम के बाद मेल रिप्रोडक्टिव जो है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स वो भी आपके इस बार सिलेबस में है. ठीक है, तो उसी का एक डिसऑर्डर आता है यूरेथ्राइटिस. इसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो नाम से पता चल रहा है जैसे हमको कि आइटिस आ गया. ठीक है, जहाँ पर भी आइटिस आ गया वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ. तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा. ठीक है, यहाँ पर आइटिस किसके बाद लगा हुआ है? यूरेथ्रा के बाद. तो inflammation of urethra is known as the urethritis. It is caused by the various microorganisms including bacteria and virus. ठीक है, तो ये कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, कई सारे बैक्टीरिया से हो सकता है और वायरस से हो सकता है. ठीक है, it is usually an ascending it is usually an ascending it is usually an ascending infection in men and in women. ठीक है, तो ये मेन और वुमेन के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है. इट इज़ यूजुअली एसोसिएट विद द सिस्टाइटिस और वेजाइटिस. तो यहाँ पर जो है ये मेल में जो है डायरेक्ट यूरेथ्रा में होता है, जबकि देखा जाता है कि फीमेल में जो है ब्लैडर की इन्फ्लामेशन और वेजाइना के इन्फ्लामेशन के साथ इसको देखा जाता है. सिस्टाइटिस या वेजाइटिस की कंडीशन के साथ ये एसोसिएट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की. तो रिस्क इसमें जो है मेन वो ये अनहाइजीन मेंटेन करना, अनसेफ जो है वो रिलेशन मेंटेन करना उसकी वजह से, क्योंकि मेनली जो इसमें ऑर्गेनिज्म है वो एसटीडी है. ठीक है, एसटीडी जो है इसका मेन कोज है. एसटीडी की वजह से ही जो है ये ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो यहाँ इटियोलॉजी और टाइप्स की बात करें तो इटियोलॉजी के बेस पे इसको जो है मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. पहला है नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस. नॉन गोनोकोकल यानी मेन ऑर्गेनिज्म जो है इसका गोनोकोकल है, बट गोनोकोकल अगर नहीं है तो वो नॉन गोनोकोकल टाइप्स आ जाएगा. इट इज इट इज नॉट caused by the gonococcal rather than it caused by. इसको नॉन गोनोकोकल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गोनोकोकल से स्प्रेड नहीं होता है. इसके अलावा क्लेमेडिया ट्रेकोमाइटिस की वजह से जो है अबाउट 23 to 55% केसेस हो सकते हैं. यूरिया प्लाज्मा यूरेलाइटिकम एंड माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम जो है उसकी वजह से 1/3 केसेस हो सकते हैं, यानी अबाउट 33%. ट्रेकोमोनास वेगिनलिस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये ज़रूर जो है एसटीडी हैं, इनकी वजह से भी यूरेथ्राइटिस हो सकता है, दोनों मेल और फीमेल में. ट्रेकोमोनास वेजिनलिस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये दोनों जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हैं. ये एसटीडी के अंदर भी आते हैं. ठीक है, तो एसटीडी हो चाहे यूरेथ्राइटिस हो, दोनों मेल फीमेल में होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मान के चलते हैं 1 to 5 वीक, बट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो वेरीज इन मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो यूजुअली 1 to 5 वीक का जो है टाइम हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम हो सकता है, बट फिर भी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की इम्यूनिटी पे, इंडिविजुअल की कंडीशन पे. ठीक है, इंडिविजुअल की जो नॉलेज है उसके बेस पे. ठीक है, और मेल एंड फीमेल जो है दोनों के अंदर अलग अलग हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस. गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो है वो मेनली दूसरा टाइप है, जो कि गोनोकोकल यानी मेनली कोज्ड बाय द निजेरिया गोनोरिया. अब इसको गोनोकोकल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गोनोरिया की वजह से हो रहा है. ठीक है, मेन एसटीडी का लिए जो है ये बहुत ज़्यादा वेरिलेंट और डिस्ट्रक्टिव माना जाता है. नज़ेरिया गोनेरिया मेन इसी की वजह से जो है एक एसटीडी को कोज करने वाला है. ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 10 डेज़ का हो सकता है. ये जो है मोन कॉमन माना जाता है, होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस जो करते हैं उन मेल के अंदर. ठीक है, उनके अंदर देखा जाता है. आगे हम बात करें नॉन एसटीडी, यानी कि ये जो दोनों टाइप थे गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल, ये जो दोनों हमने टाइप पढ़े हैं, चाहे नॉन गोनोकोकल हो चाहे गोनोकोकल हो, ये एसटीडी से रिलेटेड होते हैं. बट कई सारी कंडीशन होती है जो कि एसटीडी नहीं है, नॉन एसटीडी है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन है. ठीक है,
तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब कहीं और का इन्फेक्शन आकर के यूरेथ्रा में हो रहा है और यूरेथ्रा के अंदर फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन बन रही है, तो वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल यूरेथ्राइटिस जो है वो हो सकता है यूटीआई से एसोसिएट हो सकता है। यूटीआई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जिसका मेन जो है ई कोलाई की वजह से वो अकर होता है। तो अगर किसी को यूटीआई है वो अनट्रीटेड रहता है तो उसको यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। सेकंड हम बात करें फ्रॉम द ट्रोमा सेकेंडरी टू द प्रोसीजर सच एज रिपीटेड सिस्टोस्कोपी इनड्वेलिंग कैथेटराइजेशन एक्सेट्रा। तो अगर कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, प्रोसीजर करते वक्त अगर किसी तरह की इंजरी हो जाती है, यूरेथ्रा में किसी तरह का जो है ट्रॉमा हो जाता है, या जो है प्रोसीजर अगर करते वक्त किसी तरह का अन असेप्टिक टेक्निक जो है, अगर प्रॉपर जो है वो प्रॉपर असेप्सिस मेंटेन नहीं किया जा सकता, और उस समय अगर किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो जाता है, किसी भी तरह से कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है यूरेथ्रा में, तो उसके कारण से जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वो भी सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आएगा, है ना। तो कोई भी प्रोसीजर किया जाए, चाहे कैथेटराइजेशन ही किया जाए, स्ट्रिक्ट स्टेलाइजेशन जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यूजुअली असिम्टोमेटिक होता है, स्टार्टिंग में इसके कोई जो है साइन एंड सिम्टम वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईचिंग, बर्निंग ये हो सकते हैं, ये साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं किसी किसी को। ठीक है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, देखने को मिल सकता है, थिन क्लियर म्यूकोइड। ठीक है, जिस तरह से म्यूकस आता है उसी तरह का जो है यहाँ पर म्यूकोइड डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो जो म्यूकोर डिस्चार्ज होगा वो थिन और क्लियर होगा, और यहाँ पर दूसरा जो है वो प्रूलेंट डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है जो कि थिक होगा। ठीक है, तो ये येलोइश जो है म्यूकोइड यो नॉर्मली वाइट जो है डिस्चार्ज होता है, थिन और क्लियर होता है, और यहाँ पर अगर प्रूलेंट है, अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा और ये क्या होगा, थिक होगा, येलोइश होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो डिसयूरिया फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जो है यूरेथ्रा में अगर किसी तरह का वहाँ पर ईचिंग हो रहा है, ठीक है, पेनाइल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से डिसयूरिया और फ्रिक्वेंसी, और जो भी दूसरे हमने साइन सिम्टम पढ़े हैं जो नॉर्मल नोक्चूरिया, ये सब भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की, तो सबसे मेन हिस्ट्री कलेक्शन है। फिर हिस्ट्री कलेक्शन में जो है इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग उसका हाइजीनिक जो है हाइजीन किस तरह से मेंटेन करता है, उसका जो है किस तरह से जो रिलेशन मेंटेन करता है, ये सब जो है हिस्ट्री कलेक्शन में आएगा। फिज़िकल एग्जामिनेशन में कंप्लीट हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग की जाती है फॉर निजेरिया गोनेरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, या तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज अगर उसको आ रहा है, म्यूकोइड डिस्चार्ज आ रहा है, प्रूलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसका जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, या फिर यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कल्चर करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डीएनए भी जो है, कई बार डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर किया जा सके कि जो है ट्रेकोमेटिस की वजह से या निजेरिया गोनेरिया एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, कि क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस है या निजेरिया गोनेरिया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यहाँ पर डीएनए एम्प्लीकेशन भी जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेट माउंट माइक्रोस्कोपी डिस्चार्ज, अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक डिस्चार्ज माइक्रोस्कोपी की जाती किसी भी जो डिस्चार्ज की है ना, उस डिस्चार्ज की प्रूलेंट आ रहा है चाहे म्यूकोर्ड आ रहा है, तो उस डिस्चार्ज की जो है यहाँ पर माइक्रोस्कोपी भी की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वॉइड यूरिन जो है उसको प्रेफर किया जाता है अगर उसमें ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन जो है वो 10 WBC पर पावर फिल्ड बाय द माइक्रोस्कोपी इंडिकेटेड यूरेथ्राइटिस, यानी WBC का इंक्रीज काउंट अगर है तो वो जो है माइक्रोस्कोपी के अंदर डिटेक्ट होगा और वो यूरेथ्राइटिस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरेथ्रोस्कोपी में भी नेसेसरी टू आइसोलेट on such as what caused by the
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगर यहाँ पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है तो उसकी वजह से इस तरह के वॉट्स जो है वो बन जाते हैं। अगर ये जो है हमें सुपरफिशियली दिखाई दे रहे हैं तो फिर कंडीशन ये हो सकती है कि ये इंटरनली इनसाइड भी हो सकते हैं यूरेथ्रा के अंदर। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर क्या किया जाएगा, अगर इस तरह के वॉट्स जो है दिखाई दे रहे हैं सुपरफिशली तो फिर यूरेट्रोस्कोपी की जाएगी ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस तरह की कंडीशन, इस तरह के वॉट्स, इस तरह के लीजन्स जो है वो इंटरनली तो या इनसाइड तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में यहाँ पर सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से एग्जैक्ट कोज क्या है। एग्जैक्ट कोज का आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है क्योंकि एग्जैक्ट कोज पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह की एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि अगर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है तो उसके लिए ओरल एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। सिफेक्जिम, इसको एफ करना है, ठीक है, ये आर नहीं एफ कर लीजिएगा, CEFXIME। ठीक, सिफेक्जिम है 400 mg, ये दिया जा सकता है। ठीक है। इसका और 1 डोज IM ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जा सकता है, सेफ्ट्रियाजोन 125 mg। ठीक है। अगर क्लेमेडियल यूरेथ्राइटिस है तो उसके लिए ओरल एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दी जा सकती है या डॉक्सीसाइक्लिन दी जा सकती है। ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन जिसको कहा जाता है, बने रहिए आप हमारे साथ, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। हाँ, तो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में जो है ओरल एंटीबायोटिक सिफेक्जिम 400 mg और इसके साथ 1 डोज IM ट्रीटमेंट जो है सेफ्ट्रियाजोन दिया जाता है 125 mg का। सेकंड, अगर क्लेमेडियल यूरेथ्राइटिस है तो उसके लिए ओरल एजिथ्रोमाइसिन को प्रेफर किया जाता है 500 mg और डॉक्सीसाइक्लिन जो है जिसका विब्रामाइसिन नाम है दूसरा। ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ये ओरली दिया जाता है ट्वाइस पर डे फॉर 7 डेज, यानी कि एक दिन में 2 बार BD डोज दिया जाएगा और कब तक दिया जाएगा, 7 डेज तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकरेंट यूरेथ्राइटिस, रिकरेंट यानी किसी को एक बार हो गया, ठीक हो गया, फिर दोबारा हो रहा है या फिर तीसरी बार हो रहा है, यानी रिपीटेड हो रहा है कुछ मिनिमम टाइम में। ठीक है। तो उस तरह का जो यूरेथ्राइटिस है वो क्या कहलाता है, रिकरेंट यूरेथ्राइटिस कहलाता है। ठीक है। तो रिकरेंट अगर यूरेथ्राइटिस है तो उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट माना जाता है और साथ ही अगर रिकरेंट है तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर ट्रेकोमोनास वेजिनलिस है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर अगर टी वेजिनलिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ओरल यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल 400 mg प्लस एरिथ्रोमाइसिन 500 mg जो है वो दिया जाता है ओरली और इसका डोज जो है वो TDS या QID हो सकता है फॉर 7 डेज। ठीक है। TDS यानी दिन में 3 बार, QID यानी दिन में 4 बार इसको दिया जा सकता है फॉर 7 डेज। तो ये नॉर्मल अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है। तो ये क्यों ये दी जाती है, ताकि इन्फेक्शन को ट्रीट कर किया जा सके। मेनली जो है मैक्सिमम 7 to 10 डेज का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो इसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है असिस्मेंट। असिस्मेंट असिस्मेंट में ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ STD एंड असिस्ट पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, यानी सबसे पहले जो है वो हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है STD के रिगार्डिंग और पेशेंट का जो है क्या वो कितनी नॉलेज है, किस इस रिस्क को किस तरह से समझ सकता है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। असिस्ट फॉर द साइन एंड सिम्टम इन्वॉल्विंग यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो भी साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, वाट्स प्रेजेंट है या उसको जो है इचिंग है, बर्निंग है,
फ्रिक्वेंसी है, डिस्यूरिया है, जो भी है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जो भी साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। परफॉर्म जेनाइटल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू असिस्ट फॉर एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन जो है वो कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, ठीक है, यूरेथ्रा में है या यूरेथ्रा के बाद जो है उसका ट्रांसमिशन वो जो है ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। असिस्ट द नॉलेज लेवल, अगर पेशेंट का नॉलेज कितना है, हाइजीन स्टेटस क्या है, ये सब हम असिस्ट करेंगे। इसी के बेस पे जो है नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाएंगे। फिर पहला नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू असेंडिंग और सिस्टेमिक स्प्रेड ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन है, यूरेथ्रा में जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, वो स्प्रेड होकर के जो है ब्लैडर तक जा सकती है, किडनी तक जा सकती है, तो वो उसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ मेल की अगर हम बात करें तो वो प्रोस्टेट में जा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा गोल हो जाएगा कि टू प्रिवेंट द और टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इंटरवेंशन क्या किए जाएंगे यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो है पेशेंट का हाइजीन मेंटेन किया जाए, पेशेंट को एनवायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसको एडिक्वेट जो है हेल्प की जाए, उसको नॉलेज उसका इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद जो भी उसको प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है वो सारे एंटीबायोटिक टाइम टू टाइम उसको दिए जाएं। अगर पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो उस कंडीशन में उसको बताया जाए कि जब तक उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखे, क्योंकि अगर जो है इसकी वजह से वो एसटीडी हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, दूसरे लोगों को जो है ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्शन। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन मिनिमाइज़ करना है, इसलिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल जो है अपने आप को आइसोलेट रखे कुछ टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर पेशेंट जो है वो हाइजीन मेंटेन करता है, अपना हेल्दी डाइट लेता है, तो उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है, तो वो भी उसको हेल्पफुल होती है रिस्क फॉर इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। एज वेल एज जो है पेशेंट को जो है पेरिनियल केयर के लिए हम बता सकते हैं कि अगर पेशेंट फ्रिक्वेंटली जो है कम से कम दिन में 1 या 2 बार अगर पेरिनियल केयर जो है वो मेंटेन करता है और साथ ही साथ जो है एक ड्राईनेस बना के रखता है यूरेथ्रा की, तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं उसको जो है इरिटेशन कम होगा, पिनाइल डिस्कम्फर्ट कम होगा और साथ ही साथ इन्फेक्शन की रिस्क भी कम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर बनता है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर या हाइपरथर्मिया मोर देन द नॉर्मल रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉलोनीज बनाते हैं, अपना नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और साथ ही साथ इन्फेक्शन का जो साइन है वो माना जाता है कि इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नर्सिंग गोल क्या होगा, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवेंशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रिक्वेंटली जो एक मॉनिटरिंग की जाए टेम्परेचर की कि किस टाइम जो है कितना टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है, ठीक है। हाइजीन मेंटेन किया जाए, कोल्ड स्पंजिंग करवाई जाए जब भी टेम्परेचर आए, ऐसा नहीं कि सीधे उसको हम पैरासीटामोल खिला रहे हैं या एंटीपायरेटिक मेडिसिन खिला रहे हैं, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो तो देनी है। साथ ही साथ हमारा मेन जो नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए कि कोल्ड स्पंजिंग करा करके या जो दूसरे मेथड्स हैं उनकी हेल्प से बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है पेशेंट को एडिक्वेट वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। अगर पेशेंट जो है किसी भी तरह के बलून क्लॉथ का, क्योंकि कई बार क्या होता है फीवर आता है तो पेशेंट क्या करते हैं डायरेक्टली जो है बलून आइटम या इस तरह से क्लोथिंग को जो है थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोथिंग को लूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हैवी क्लोथिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, वो जो है डिडक्ट नहीं होता। तो इस कंडीशन में एडिक्वेट एजुकेशन देना ज़रूरी है और ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी जो है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है एडमिनिस्टर की जाती है ताकि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ इरिटेशन ईचिंग अराउंड द यूरेथ्रा। तो किसी को भी अगर ईचिंग इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी एंजाइटी होगी, डिस्कम्फर्ट लेवल उसका बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
यहाँ पर हमारा गोल हो जाएगा टू रिलीव एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इंटरवेंशंस क्या किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले असिस द एग्जैक्ट कोज ऑफ एंजाइटी। पहला इंटरवेंशन होगा कि एग्जैक्ट कोज क्या है, पेशेंट से खुद से पूछना है कि किस वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, वो उसको पूछना है। अगर उसको पिनाइल डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन की वजह से ही अगर उसको एंजाइटी हो रही है तो फिर उसको जो भी प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट है वो दिए जा सकते हैं ताकि उसका जो इचिंग और इरिटेशन है वो कम किया जा सके। एज वेल एज जो है अगर वार्ड्स ये सब कंडीशन है तो उस कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट वहाँ पर ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो वहाँ पर जो है अप्लाई करने चाहिए। और पेशेंट को जो है मेनली डाइवर्शनल थेरेपी देनी चाहिए ताकि उसका पर्टिकुलर जो है माइंड डाइवर्ट हो और वो अपना माइंड कहीं और कंसंट्रेट कर सकें, जैसे कि म्यूज़िक सुनने में या कोई भी बुक पढ़ने में, है ना। तो मेन जो है डाइवर्शनल थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी वो बतानी चाहिए पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए ताकि एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है यहाँ पर अल्ट्रेशन इन द नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न। अल्ट्रेशन इन नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न रिलेटेड टू इचिंग एंड पेनाइल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब इरिटेशन होगा और पेनाइल डिस्कम्फर्ट होगा तो उसकी वजह से जो एलिमिनेशन है वो भी यहाँ पर अल्टर्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एलिमिनेशन अल्टर्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है उसको फिर से रिस्टोर करने की ज़रूरत है, फिर से नॉर्मल लाने की ज़रूरत है। वो हमारा नर्सिंग गोल है टू रिस्टोर और टू मेंटेन द नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट जो होगा कि असिस द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एलिमिनेशन। कितना ज़्यादा डेविएशन आया है सबसे पहले वो असिस करना है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो असिस करने हैं। उसके बाद फिर जो है एडिक्वेट इनटेक आउटपुट मेंटेन करना ज़रूरी है। सेकंड इंटरवेंशन मेंटेन द स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट। नेक्स्ट जो है एनकरेज द पेशेंट फॉर द फ्रिक्वेंटली ओरल इनटेक। पेशेंट को एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा ओरली फ्लूइड लेने के लिए, ताकि जो है एक जो है पेशेंट कई बार जब भी उनको इस तरह की कंडीशन होती है तो वो इनटेक अपना कम कर देते हैं कि इनटेक कम लेंगे तो यूरिनेशन के लिए कम जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने की रिस्क और दूसरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को इनक्रेज करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को ले। ठीक है, उसके अलावा जो भी कई बार जो सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि इस तरह से जो है पेशेंट को रिलीफ मिले। उसके अलावा पेशेंट को जो है नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न बनाए रखने के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो सारी मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन वो एडमिनिस्टर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू लो सोशो इकोनॉमी एंड लो एजुकेशन। तो यहाँ पर नॉलेज डेफिशिएट का सबसे बड़ा कारण जो है वो लो एजुकेशन स्टेटस हो सकता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल का एजुकेशन स्टेटस कम होने की वजह से उसका नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है। तो यहाँ पर नर्सिंग गोल होगा टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द पेशेंट या टू इम्प्रूव द नॉलेज स्टेटस। ठीक है, इसके लिए इंटरवेंशन क्या किया जा सकते हैं? पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दी जा सकती है, जो है एवीएड यूज़ किए जा सकते हैं, चार्ट यूज़ किए जा सकते हैं, और पेशेंट को जो उसी की लैंग्वेज में जो भी है उसको सारी बात समझानी है कि किस तरह से उसको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, किस तरह से उसको अपना नॉर्मल रूटीन रखना है, किस तरह से है हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से उसको जो है मेडिकेशन लेना है, ठीक है, किस तरह से डाइट मेंटेन करनी है। तो ये सारा हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि पेशेंट का जो है पेशेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उनके फैमिली मेम्बर को समझ में आए, उन्हें याद रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को एडिक्वेट नॉलेज देना हमारा जो है यहाँ पर इंटरवेंशन हो जाता है। इंटरवेंशन और हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है एक एनकरेज करें कि जो भी उसको समझ में आया है, जो भी नहीं समझ में आया, अपने डाउट वो पूछे, बेहिजक अपने डाउट पूछे और उनके डाउट हम सोल्व आउट करें, है ना। और उन सारे डाउट को जो है हमको क्लियर करना है, दोबारा फीडबैक लेना है, दोबारा पेशेंट से क्वेश्चनिंग करनी है ताकि हम पता लगा सके कि पेशेंट का कितना जो है नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अगर प्रॉपर सारा मैनेजमेंट किया जाता है, प्रॉपर नर्सिंग केयर दी जाती है तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इजीली हो जाता है, उसकी रिकवरी जो है वो इजीली हो जाती है यूरेथ्राइटिस से। बट अगर नहीं होता है
पेशेंट जो है प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करता है, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है या मेडिकेशन नहीं लेता है, तो इन सब कंडीशन की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट जो है प्रोस्थेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, जो प्रोस्थेट ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस जो है उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रीचर, स्टेरिलिटी ड्यू टू द वेस एपिडिडाइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और उसकी वजह से स्टेरिलिटी की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। रेक्टल इन्फेक्शन, कंजेक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजेक्टिवा, स्किन लीजन, अर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो सकता है गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारा क्योंकि अनट्रीटेड है, ब्लड से जो है फिर ट्रांसमिट होगा और ब्लड से ट्रांसमिट होकर जॉइंट्स तक जाएगा और वहाँ पर अर्थराइटिस की कंडीशन को अकर करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें स्पेशली वुमन के अंदर, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है जो लीड्स करती है इनफर्टिलिटी को, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है जो कि किसको लीड करेगी, इनफर्टिलिटी को। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो है हम अगर समरी सम अप करें इस टॉपिक को, तो यूरेथ्राइटिस जो है वो मेनली यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन है। क्यों होता है, बैक्टीरिया वायरस के इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से होता है। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके बेस पे इसको मेनली थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है वैसे तो, एसटीडी एंड नॉन एसटीडी। अगर एसटीडी की बात करें तो फिर उसमें दो टाइप हैं, ठीक है, नॉन गोनोकोकल एंड गोनोकोकल, ठीक है। तो नॉन गोनोकोकल और गोनोकोकल, यानी अगर गोनोकोकाई की वजह से हो रहा है तो वो गोनोकोकल है, और नॉन गोनोकोकाई यानी क्लेमिडिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, या माइकोप्लाज्म जेनिटिलियम की वजह से हो रहा है, ट्रिकोमोनास वेजिनलिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये सब क्या है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के टाइप है। और गोनोकोकल यानी कि निजेरिया गोनेरिया की वजह से होगा तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होगा। नॉन एसटीडी में जो है वो यूटीआई का जो है कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो सकता है, या हम बात करें कि अगर प्रोसीजर कर रहे हैं सिस्टोस्कोपी या कैथेटराइजेशन तो उसकी वजह से वहाँ पर अगर स्टेलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा सकता तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में मेन जो है वो इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन यूरेथ्रा के वो देखने को मिल सकते हैं, म्यूकोइड और पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, डिसीरिया, फ्रिक्वेंसी, फिनाइल डिस्कम्फर्ट, ये सब हो सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में मेन जो है कि आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टेनिंग की जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया, और एग्जैक्ट कोज क्या है वो पता करने के लिए माइक्रोस्कोपी और डीएनए एम्प्लीकेशन जो है वो किया जाता है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि एग्जैक्ट कोज क्या है, ठीक है, ट्रेकोमेटिस है या निजेरिया गोनेरिया है, ठीक है। तो ये जो है या ह्यूमन पेपुलोमा वायरस है, क्या एग्जैक्ट कोज है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर वार्ड्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में यूरेट्रोस्कोपी भी की जा सकती है। मेनली वार्ड्स जो है वो ह्यूमन पेपुलोमा वायरस की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसी के बेस पे यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। गोनोकोकल के लिए जो यहाँ पर सिफेक्जिम और सेफ्रियाजोन यूज़ किया जाता है। क्लेमिडियल इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है। वहीं अगर रिकरेंट यूरेथ्राइटिस है और वहाँ पर अगर यहाँ पर ट्रिकोमोनास वेगिनेलिस ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेट्रानिडाजोल और साथ ही साथ एरिथ्रोमाइसिन जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक है नॉर्मली 7 to 10 डेज़ जो है 7 to 10 डेज़ यूज़ की जाती है, जिससे कि ये इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है। साथ ही साथ हमें हाइजीन मेंटेन करने की, प्रिकॉशंस रखने की, और जो है हाइजीन मेंटेन, हेल्दी डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका टॉपिक यूरेथ्राइटिस वो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप डाउट बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होने वाले, इसमें 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो इसलिए जो है आपको रेडी रहना है। मंडे को या ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। कंफर्म जो है हम आपको
फ्राइडे या सैटरडे को इसका कंफर्म नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपका टेस्ट मंडे को होना है या ट्यूसडे को होना है। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो है यहाँ पर प्रोस्थेटाइटिस है। ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट जो यूनिट है रीनल वाली, रीनल डिसऑर्डर, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो है वो आपकी कंटिन्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जो है दो तीन डिसऑर्डर हैं, तो ये दो यूनिट आपकी हो जाएगी। तो बस आपका टेस्ट हम जो लेंगे वो रीनल वाला टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग प्रिपेयर रहें। जिनको भी ये सूचना मिलती है अपने साथियों को बताएं कि आपको जो है प्रिपेयर रहना है। मंडे या ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में सभी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट जो है आपको सिंपली आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, पेपर आपको बैठ कर के एक जगह लिखना है, घर वालों को पहले बता देना है मेरा आज ऑनलाइन टेस्ट है, मैं और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, कहीं बाजार नहीं जाऊँगा। आपको बिल्कुल 2 घंटे एक जगह बैठना है, 10 से 12 आपका टेस्ट होगा। कॉपी पेन लेके बैठना है, उसमें सारे आंसर लिखने हैं। फिर उनको जो है जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, आपका टाइम कंप्लीट होता है, आपको उनके क्लियर पिक्स जो है लेकर के हमको भेजने हैं, इमेज उसकी भेजनी है, शेयर करनी है। तो इस तरह से आपका जो है बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा। और आपको जो है पूरी हॉनेस्टी के साथ ये टेस्ट देना है। इसके लिए बिल्कुल आपको प्रिपेयर होना है। आपके लिए जो है सभी तरह के क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर है तो आपका जो है एक लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन भी उसमें दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेस्ट होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।